हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टूडेंट्स इन वैलेंट क्लासेस में। स्टूडेंट्स वैलेंट क्लासेस आपका बहुत बहुत स्वागत करता है इस वीडियो से जुड़ने के लिए, सीरीज से जुड़ने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो सीरीज चल रही है हमारी, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका चौथा पार्ट लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मगध एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, इसमें जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और बुद्धिज्म के बारे में आज पढ़ेंगे हम। उससे पहले एक थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पहले तो पूरा देखें और सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, ताकि जैसे ही मैं आपके नई वीडियो डालूं आपको तुरंत ही वो मिल जाए। ठीक है, अब चलते हैं अगली वाली स्लाइड पर और देखते हैं इस वीडियो की तरफ। सो लेट्स अचीव इट। नो ह्यूमन बिफोर 2 मिलियन ईयर्स एगो, जो हम सबसे पहली वाली वीडियो में पढ़ चुके थे। 2 मिलियन साल पहले इंसानों का कोई भी अस्तित्व इस दुनिया में नहीं था। उसके बाद आई थी लिथिक एज और 4500 बीसीई, जहाँ पे हमें मिली थी फायर। लिथिक एज में ही आए थे हमारे ह्यूमंस, वही मिले थे हमें पत्थर और वही मिला था हमें फायर। उसके बाद आई थी 3500 साल पहले, 3500 बीसी में हमें मिल गया था हमारा तो पहिया, जिसको हम बोलते हैं व्हील। और उसके बाद हुई था 2800 से 1800 बीसी के बीच में इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका ज्ञान हमें मिला। उसके बाद मिला था मतलब 3000 साल पहले आयरन, और वैदिक एरा का ज्ञान हमें मिला था 1500 से 500 बीसी के बीच में। सबसे पहले हुआ था ऋग्वेद, उसके बाद में बाकी के 3 वेद और महाजनपद वगैरह के बारे में हमने पिछली वीडियो तक पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे उससे आगे की। थोड़ा सा देखेंगे कौन बना चैंपियन उन महाजनपदों में, देखेंगे किस तरह से जो ऐड हुए धर्म, क्या उसके फल हुए जो कि ब्राह्मण्स ने किया था एक सोसाइटी का निर्माण बर्थ के आधार पर, और कैसे बने ये जैनिज्म, बुद्धिज्म और कुछ और सेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। और 500 बीसी से 182 बीसी का समय हम देखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म के साथ में, फिर हम बात करेंगे मौर्यंस की। तो जैसा कि देखिए, आप देख सकते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म। बुद्धिज्म की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध ने इसको फाइंड किया था। क्षत्रिय प्रिंस थे एक साक्यगण के, और माया इनकी माता थी, सुदोधरा इनके पिता और यशोदा इनकी वाइफ थी। लुम्बिनी गार्डन में पैदा हुए थे, जो कि नेपाल में है आज, और 29 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया था। मैं उसके बाद मेडिटेशन किया था काफी दिनों तक एक पीपल ट्री के नीचे, फिर एक नदी में जब नहाए थे। उसके बाद में बोध गया नाम की जगह इनको एनलाइटनमेंट हुआ था, जो ज्ञान था, परम ज्ञान था, वो उसकी प्राप्ति हुई थी। उसके बाद में पहला जो सरमन दिया था वो दिया था इन्होंने सारनाथ में, और जो कुशीनगर है वहां पे जाके इन्होंने अपना जो देह को त्यागा था। उसके बाद में बात करें अगर महावीर जैन की, तो क्षत्रिय प्रिंस थे ये भी, लिच्छवी जो वजी है वहां पर, और वैशाली में इनका जन्म हुआ था। त्रिशला इनकी माता थी, सिद्धार्थ इनके पिता और यशोदा इनकी वाइफ का नाम था। लेफ्ट हाउस एट 30 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। 12 साल काटे थे जंगलों में घूमते घूमते, तब जाके इनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। फिर जाके 23वें तीर्थंकर बने। प्रोफाउंड किया था इन्होंने जैन धर्म को काफी ज्यादा। महावीर जैन ने इसको फाउंड तो नहीं किया था जैन धर्म को, लेकिन प्रोफाउंड काफी ज्यादा किया था। प्रोफाउंड मतलब कि जितना भी आज हम जानते हैं जैनिज्म को, उसका जो प्रचार प्रसार है वो महावीर जैन जी ने ही किया था। ठीक है, सेकंड लास्ट थे ये, लास्ट थे हमारे तीर्थंकर ऋषभनाथ जी। और पावापुरी में जो बिहार में पड़ते हैं आज, वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। चलते हैं आगे और देखते हैं थोड़े बहुत इनकी टीचिंग्स के बारे में। तो बुद्धिज्म में कहता है कि देखिए, आपकी जिंदगी है वो फुल ऑफ सफरिंग है, दुखों से भरी हुई है। क्यों दुखों से भरी है? क्योंकि आपकी जिंदगी में डिजायर्स बहुत हैं, इच्छाएं बहुत ज्यादा करते हो आप। तो इसका तरीका क्या है? मॉडरेशन लाइफ जिए। अब ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा अमीर बनने की कोशिश करें, ना बहुत ज़्यादा गरीब बनने की कोशिश करें, तो आपकी ज़िंदगी जो है वो खुशियों से भरी आएगी। इट विल बी फुल ऑफ हैप्पीनेस। 8 फोल्ड पाथ बताए थे इन्होंने, जैसे कि बड़ों का सम्मान करो, अच्छे अच्छे बोलो किसी से भी, ऐसे करके इन्होंने 8 फोल्ड पाथ बताए हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें हैं। मैं आपसे कहूँगा, अगर आपको मीन्स लिखना है या कभी ऐसे लिखना है इन चीज़ों पर, तो आप उसको एक बार गूगल करके जरूर देखें। अष्टमार्ग इसको कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। और साइलेंट रहे थे ये, जब इनसे पूछा जाता क्या गॉड का एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में, तो भगवान के एग्जिस्टेंस पे ये हमेशा साइलेंट रहे। वही मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, ना ये पक्ष में रहे ना कभी पक्ष में रहे, साइलेंट रहे। तो आप साइलेंट रहोगे तो जिंदगी को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, जी सकते हो उसको बड़ी आसानी से। उन्होंने कहा था कि किसी को भी हार्म मत करो, और बट कंडीशनल नॉनवेज वॉज अलाउड, मतलब कि अगर आपको ऐसा स्थिति गई है कि आप नॉनवेज नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, तो उन्होंने कहा था ठीक है, अगर आप कोई मरा हुआ जीव है उसको आप खा सकते हैं, लेकिन आपको किसी को भी मारना नहीं है। जैनिज्म में थोड़ी सी अलग कॉन्सेप्ट थे। इन्होंने कहा था कि अगर आपको सच्चाई जाननी है तो घर को छोड़ दें, हालांकि ये बुद्धिज्म ने भी कहा था। और अहिंसा जो है वो बेस्ट वे है जीने का। 5 महाव्रत बताए थे इन्होंने। अहिंसा है, सच्चाई है, और चोरी ना करें किसी की प्रॉपर्टी को, ना हत्याएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ये सब इन्होंने कहा था। 3 ज्वेल्स थे इनकी जो जिंदगी थी उसके। और इन्होंने कहा था कि अगर आप सही रास्ता चुनते हैं, आपके पास सही ज्ञान होता है और आप सही काम करते हैं, तो आपकी जिंदगी में कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। और इनके फॉलोअर्स थे उनको जिन्स कहते थे। और जो गॉड की एग्जिस्टेंस पे उन्होंने कहा था कि नहीं, गॉड जैसा कुछ नहीं होता, जो भी है आपके जीवन में वो आपके ही कर्मों का फल होता है।
और इन्होंने कहा था कि ना ही आपको किसी को हंट करना है और ना ही आपको नॉनवेज खाना है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कहा जाता है ये जैन धर्म में बौद्ध धर्म से। अब देखते हैं थोड़े से आय की बात और देखते हैं थोड़ा सा इनका कल्चर। तो इसमें जो कल्चर है दोनों ने ही कहा था कि जो है घर को छोड़ दो, आप अपने घर को छोड़ो और संघ कल्चर को ज्वाइन करो जो बुद्ध कल्चर है, और जो इन्होंने कहा था जो जैन संघ है, उन दोनों ही संघों को आप ज्वाइन कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो। और ऑल कैन ज्वाइन, ऑल हैड सेम रूल्स, सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कास्ट करेगी या पर्टिकुलर की करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी आके इसको ज्वाइन कर सकता था और सभी के लिए सेम नियम थे। सभी को भिक्खु भिक्खुनी बनना पड़ता था, और चाहे वो राजा हो, महिला हो या कोई बच्चा हो, सभी के लिए सेम तरह के नियम थे और वो सभी को ही फॉलो करने थे, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो। ठीक है। और कहते थे ये कि सिंपल लिविंग होनी चाहिए आपकी, और मेडिटेशन कीजिए, और जो बुद्धा पढ़ा रहे हैं आप उसको पढ़ते आइए, उनकी टीचिंग्स हैं उनसे आप ज्ञान लेते आइए। चैत्य विहार का कॉन्सेप्ट आया था, ये देखिए आप देख सकते हैं ये एक विहार है। यहाँ विहार में क्या होता था कि वो लोग ठहरते थे जो संघ से जुड़े हुए हैं, वो लोग ठहरते थे, आराम करते थे, और चैत्य में ये सब जो मेडिटेशन वगैरह है वो सब चीज़ें होती थी। हिनायान में और महायान में डिवाइड हो गया था ये बाद में। महायान में वो लोग थे जो बुद्ध को भगवान के तौर पर पूजते थे, हिनायान में वो लोग थे जो कि बुद्ध को एक इंसान के तौर पे, एक ह्यूमन के तौर पे पूजा करते थे। अब बात करते हैं थोड़ी सी जैनिज्म की। तो जैनिज्म ने में भी यही था कि घर छोड़ते हैं आप, और इनके वो थे फॉलो, उनको जिन कहते थे, और वो मोस्टली ट्रेडर्स फैमिली से थे, क्योंकि इसके में अहिंसा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। यूपीएससी के 2017 के वाले पेपर में उन लोगों ने पूछा था मीन्स में कि फार्मर्स क्यों नहीं ज्वाइन करते थे। तो आपको पता होना चाहिए कि फार्मर्स को मतलब हत्या उनसे हो ही जाती है। कैसे हो जाती है कि वो कीड़े वगैरह मारते हैं काफ़ी ज़्यादा अपनी फसलों में, तो लेकिन इन्होंने कहा था अहिंसा परम धर्म है, ठीक है, कीड़े ही मत मारो आप। तो इस तरह से उनके जो इनका संघ था, इनका जो जैन धर्म था, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रेडर्स मिलेंगे, बाकी सब कम्युनिटीज़ काफ़ी कम मिलती है। इसका इन्होंने कहा था कि ऑलमोस्ट सेम ही था बुद्धिज्म की तरह, जो इनके रूल वगैरह थे, सभी लोग आ सकते थे, सभी लोग ज्वाइन कर सकते थे। और एविडेंस मिले हैं चैत्य के, बिहार के, यहाँ पे भी मोस्टली जो थे गुफाएं हैं उनमें आपको जैन और बुद्ध दोनों की ही चैत्य विहार मिलेंगे। और श्वेतांबर दिगंबर में हो गया था। दिगंबर वो लोग थे जो कि कपड़े नहीं पहनते हैं, और श्वेतांबर वो लोग थे जो कि आपके लिए कपड़े पहनते हैं, वो भी सफ़ेद कलर के, अगर आपने देखे हो कभी जैन मुनि वगैरह तो। काउंसिल्स की बात कर लें तो काउंसिल 4 हुई थी मेनली, और बुद्ध धर्म में सबसे पहले हुई थी राजगीर में, या शत्रु ने कराई थी वो, और महाकश्यप इसके प्रेसिडेंट मोंग थे 420 ईस्वी में। दूसरी वाली हुई थी वैशाली में, काल अशोक ने कराई थी। विनय पिताका जो कि पिताका है, जो कि बुक है इनकी, जिसमें बताया गया है संघ के रूल्स के बारे में, उसका यहाँ पे हुआ था याद। और सुत पिताका जिसमें बताया गया है आपके जो बुद्ध के जीवन है, बुद्ध के जीवन के बारे में, बुद्ध के चरित्र के बारे में सूत पिताका में बताया गया है। तो ये दोनों ही किताबें, जो दोनों ये पिटक हैं इनके, वो सेकंड काउंसिल में हुए थे याद, और सवागामी इसके प्रेसिडेंट मोंग थे। इसके इसी में क्या हुआ था कि बुद्ध धर्म में वो 100 सेक्ट में डिवाइड हो गया था यहाँ से, और 383 बीसी की मैं बात कर रहा हूँ। पाटलिपुत्र में फिर तीसरी वाली काउंसिल हुई थी, अशोक ने कराई थी। अभिधम पिटाका यहाँ पे इनके तंत्र मंत्र वाली जो बातें हैं जिस पिटाका में, तो वो यहाँ पे मिली थी। और अभिधम पिटाका में को मिला के यहाँ पे विनय पिटाका, सूत पिटाका और अभिधम पिटाका मिला के तीनों की तीनों हो गई थी पूरी। तो इनका त्रिपिटक था वो भी यहाँ पे आके पूरा हो गया था। इसके जो प्रेसिडेंट मोंग थे वो थे मोकाली पुत्र, एक मिनट आपको हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ये थे मोकाली पुत्र जी, और 250 बीसी में हुई थी। ये लास्ट थी, वो बीसी में हुई थी, बाकी एक बची थी वो हुई थी 78 एडी में, अगली वाली चौथी वाली ये कराई थी कनिष्क ने, कुंडल वन में हुई थी ये, वासुमित्र थे इसके प्रेसिडेंट मोंग। ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि जो 100 सेक्ट थे यहाँ के, जो 100 सेक्ट थे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेकंड वाली काउंसिल में, वो यहाँ पे आ गए थे, सिर्फ हिनयान और महायान में रह गए थे। ठीक है। जैनिज्म के बारे में बात करूँ, यहाँ पे दो ही काउंसिल हुई थी। एक हुई थी 300 बीसी में जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी, सूरभद्र ने कराई थी, और जो दूसरी वाली थी वो हुई थी वल्लभी में, और श्वेतांबर सेंट जो सफेद कपड़े पहनते हैं उन्होंने कराई थी 800 साल बाद, लगभग 512 एडी में। और अब देखिए एक इंपॉर्टेंट सी एक बात बता रहा हूँ, जोरास्टर नाम की एक सेंट थे इन्हीं की तरह, और उन्होंने ईरानी प्रोफेट के नाम से इनको जाना जाता है। और अवस्था नाम की ये बुक है, उसमें इनकी टीचिंग्स के बारे में लिखा हुआ है। इन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे 500 बीसी में, और उनके भी यही कहना था कि आप अच्छा बोलें, अच्छे वर्ड्स होने चाहिए, आपकी अच्छी इच्छाएं होनी चाहिए। और जो उनके फॉलोअर्स थे वो फिर पूरी दुनिया फैले थे। कुछ गुजरात में आए थे जिनको आज हम जानते हैं पारसी कम्युनिटी के नाम से, और पारसी धर्म के जो जनक थे उन्हीं का नाम था क्या, जोरेस्टर। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ था, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दिया जाए। अब बात करते हैं मगध एम्पायर की। चैंपियन ऑफ ऑल, चैंपियन ऑफ ऑल क्यों, क्योंकि इसके पास थी दो नदियां बहुत बढ़िया, जो कि एक गंगा थी और एक सोन थी। अच्छा खासा पानी मिलता था, जब पानी मिलता था तो इनकी ये फर्टाइल थी, एल्यूवियल सॉइल काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, उससे फॉरेस्ट होते थे और फसल भी काफ़ी अच्छी होती थी। जब फसल अच्छी थी तो फिर वहाँ ट्रेड होगा, और ट्रेड होगा तो आपको अपना ट्रांसपोर्ट भी अच्छा करना पड़ेगा, तो इसीलिए पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पे अच्छा खासा था। उसके बाद में क्या था कि आयरन ओर की माइंस थी। जब आयरन और माइंस थी तो आप सोच सकते हैं किसी के पास आयरन है किसी के पास नहीं है, तो मतलब जिसके पास है वो 1000 साल आ गया है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट था। फॉरेस्ट थे तो इनको हाथी वगैरह आसानी से मिल जाते थे, टिम्बर आसानी से मिल जाता था अपने काम की चीज
के लिए रथ वगैरह आसानी से बना सकते थे ये लोग। और ये समय पता कहाँ से चलता है, देखिए मुद्रा राक्षस है जो विशाखदत्त की, उससे निकाय जो मेगास्थनीज की, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा है आपके चाणक्य ने, और इंस्क्रिप्शन जो अशोक वगैरह ने लगवाए हैं, उन सभी समय पता चलता है कि मगध कैसा था, क्या था और क्या क्या बदलाव हुए थे। अब बात करते हैं कि जो डायनेस्टीज हुई हैं मगध में कौन सी हुई हैं। तो हरिंका डायनेस्टी से शुरुआत करते हैं। हरिंका डायनेस्टी जो कि बिम्बिसार ने यहाँ पे सेटअप की गई थी, और महावीर और बुद्ध दोनों ही इन्हीं के टाइम पे इमर्ज हुए थे। गिरिराज थी इनकी राजधानी, जो राजगीर जहाँ पे लिखा हुआ है गिरिराज थी, एक ही जगह का नाम है जो कि पहले गिरिराज था और यहाँ पे आके ये राजगीर हो गया था। इसके बाद में बिम्बिसार के बारे में इनके पुत्र थे अयशत्रु, जिन्होंने पहली वाली काउंसिल कराई थी बुद्धिज्म की, वो बने थे राजा। बुद्ध से मिले भी थे, इन्होंने पूछा था कि राजी को कैसे राजा जाए, जो मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था। और फ्लरिश किया था इन्होंने अपने काफ़ी ज़्यादा एम्पायर को। और उसके बाद में आए थे ओडायन, इन्होंने जो पाटलिपुत्र को बना दिया था राजधानी राजगीर से हटा के, और इनको मार दिया था शिशुनाग ने इनको मारा था, इन्हीं का मंत्री था। और मार के अपनी एक डायनेस्टी सेटअप की थी, शिशुनाग डायनेस्टी, और राजगीर को फिर से इन्होंने कैपिटल बना दिया था। काल अशोक जो थे, इन्होंने सेकंड वाली बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी, इनको इनकी हत्या कर दी गई थी फिर महापद्मनंद द्वारा। और महापद्मनंद ने फिर अपनी डायनेस्टी शुरू की थी, जिसको बोलते हैं नंदा डायनेस्टी। और फिर एक बहुत बड़ा एम्पायर, बहुत बड़ी आर्मी खड़ी कर दी थी, इतनी बड़ी आर्मी खड़ी की थी कि जो सेल्यूकस निकेटर के जो आप जानते हैं राजा थे अलेक्जेंडर द ग्रेट, उन्होंने भी यही कहा था कि हम मगध पर आक्रमण करने से पहले छोटे छोटे राज्यों को हराएंगे, उनकी आर्मी को लेंगे, तभी हम जाके मगध की वो बड़ी सेना है, बड़ा एम्पायर है, उससे टक्कर ले सकते हैं। तो इतनी बड़ी उन्होंने आर्मी कर दी थी। लेकिन इनके बाद में ये पुत्र आए, उनके आए धनानंद। आप जानते हैं धन और आनंद दोनों ही चीज़ें, भोग विलास में रहने वाले ज़्यादा राजा थे ये। और उन्होंने फिर जब चाणक्य गए थे इनके पास में, तो उन्होंने सुना ही नहीं चाणक्य क्यों, और उनका अपमान करके भगा दिया। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में मिलकर चाणक्य ने इनको हराया था। ये देख सकते हैं आप, जो चंद्रगुप्त मौर्य आए थे सत्ता में, तो सिर्फ इतना सा मगध था उनके पास में, सिर्फ इतना सा आप देख सकते हैं। लेकिन अब फिर उन्होंने बढ़ा के कितना कर लिया था, ये देखिए कितने जल्दी से उन्होंने बढ़ा के रख दिया था। जल्दी इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मात्र 24 साल ही उन्होंने राज किया था और स्टार्टिंग में ही उन्होंने इतना सब सेटअप कर दिया था। कौटिल्य के साथ मिलकर, आप जानते हैं कौटिल्य कौन, हमारे जो इंडियन मैकियावेली चाणक्य इनको कहा जाता है। इनका विवेक मिला इन्हें। विवेक कैसे मिला है, इसमें बढ़ाने में, एक्सपेंडिशन में बात कर सकता हूँ इनके एक्सपेंशन में, कि यहाँ पे छोटे छोटे राज्य थे। जैसे ये गांधार है, सबसे पहले इसी को हराया था, तो गांधार को हराया। उसके बाद में यहाँ पे इनको तक्षशिला तक का ये पूरा ये राज मिल गया। ऐसे ही छोटे छोटे राज्य थे। यहाँ पे देखिए साइरस, डेरियस और अलेक्जेंडर नाम के ये 3 आक्रमणकारी आए थे तब विदेशी, और इन तीनों ने इन छोटे छोटे राज्यों को हराया था। क्योंकि ये क्या है कि यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है, यहाँ पे तो आपके लिए है, ये क्या है, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है, हिमालय, लेकिन यहाँ पे आपके लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे राज्य, उन राज्यों में कभी नहीं बनती, इसीलिए विदेशी आक्रमणकारी हैं। आज भी पाकिस्तान है वो यहीं से पहचान करता है आपको, ठीक है। तो ये आपको हमेशा यहाँ से परेशान करते रहते हैं। तो इसका फायदा उठाया चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य ने। सबसे पहले इन्हीं राज्यों को लिया और एक बड़ा सा यहाँ पे एक राज्य बनाया, उन सभी को हरा के, छोटे छोटे राज्यों को, और फिर एक बड़ी सेना बना के मगध पर कर दिया आक्रमण। और फिर जाके वो उससे धन से आसानी से जीत भी गए। जैसा अलेक्जेंडर सोच रहे थे, इन्होंने करके दिखा दिया, इसीलिए जीत गए ये, ठीक है। और एस्टेब्लिश किया कि अपना मौर्यन एम्पायर। अब इसके बाद में अच्छे खासे रिलेशन इन्होंने बनाए किसी सेल्यूकस निकेटर से, जो कि सेनापति थे पहले जब अलेक्जेंडर आए थे यहाँ। लेकिन अलेक्जेंडर वापस गए थे, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उसका उनकी हुई थी मृत्यु। तो मृत्यु जब उनकी हुई, तो फिर बाद में सेल्यूकस निकेटर आए यहाँ पर युद्ध लड़ने के लिए। उन्हें लगा था भारत ऐसा ही होगा जैसा वो छोड़ के गए थे, लेकिन नहीं, अब परिस्थितियाँ बदल चुकी थी। अब एक ही पूरे इतने बड़े राज्य पे सिर्फ एक ही इंसान का राज था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो उन्होंने भी सोचा कि अब इनसे लड़ने का भी फायदा है नहीं। उन्होंने अच्छे रिश्ते बनाने के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी आगे हाथ बढ़ाया और उनकी वो बेटी थी हेलना, उससे शादी की। तो इसके बाद, इसके अलावा जो एक भारत श्रेष्ठ भारत आज हम देखते हैं, यूनाइटेड इंडिया की जो हम बात करते हैं, इंटीग्रेटेड इंडिया की जो हम बात करते हैं, उसकी जो शुरुआत थी वो इन्हीं दोनों ने की थी। किसने, चाणक्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने। ज़्यादा दिन राज नहीं किया था, 24 साल राज किया था। उसके बाद उन्होंने अपना लिया था जैन धर्म को अपना लिया था। इसके बाद अपना इनका जो राजपाट था वो इन्होंने संभाला था, जिनका नाम था बिंदुसार जी ने अब इसका राजपाट संभाला था। एक्सपेंशन किया था काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए मैं लाइन बना के दिखा दे रहा हूँ। इसके नीचे नहीं आए थे वो कभी, यहाँ से नीचे नहीं आए थे, लेकिन ये जो हिस्सा है इस पे जो आधिपत्य है, ये बिंदुसार ने अपना किया था, एक्सपेंशन किया था काफ़ी ज़्यादा साल इन्होंने भी राज नहीं किया था। इन्होंने भी आजीविकाज़्म जो एक सेक्ट है उसको अपना लिया था। 64 तरह के देखिए सेक्ट बने थे जब ब्राह्मणिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, वर्ण सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। जो लोग उससे नाराज थे, उन लोगों ने 64 तरह के धर्म बनाए थे। इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आजीविका है और एक जैनिज्म है और बुद्धिज्म है। तो 3 धर्म इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताए हैं। और
इसमें क्या होता था आजीविका वाले में कि ये लोग बिलीव करते हैं नियति यानी डेस्टिनी में कि जो होना है वो होके रहेगा। आपको कुछ ज़्यादा सोच विचार या वो करने की जरूरत नहीं है, उससे कोई खास फर्क पड़ना है नहीं। और ये लोग बिलीव करते थे न्यूडिटी में, ठीक है, जैसे जैन लोग बिलीव करते हैं तो ऐसे ही बिलीव करते थे कि इसमें न्यूडिटी में। ठीक है, चलते हैं आगे। मॉरियंस की बात कर लेते हैं तो उसमें एक सबसे महान, आपको पता ही है, अशोका द ग्रेट हमारे 272 से 32 बीसी में इन्हें राज किया था। हिस्टोरिक रूलर कहे जा सकते हैं। एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा किया था, आप देख सकते हैं अफगानिस्तान ये रहा, पाकिस्तान ये रहा, इंडिया ये रहा, और ये आज का बांग्लादेश, मतलब कुछ इन्होंने छोड़ा ही नहीं है। ये आप सोच रहे होंगे इस पर क्यों नहीं आक्रमण किया, क्योंकि चोल, चेर और पांड्य तीनों ही इनके बहुत अच्छे मित्र थे, तो ये भी समझ लिए इन्हीं का वो एम्पायर, क्योंकि इनके सबसे अच्छे मित्र हैं ये, ठीक है, हमेशा से, और इसीलिए इन पे आक्रमण नहीं किया गया था। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा एम्पायर इन्होंने खड़ा कर दिया था, कितनी जल्दी से इन्होंने फैला दिया सब कुछ, इसीलिए इनको ग्रेट रूलर कहा जाता है। और सिर्फ टेरिटरी नहीं बढ़ाई थी, इसके बाद में इन्होंने डेवलप किया था एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड डेवलप किया था, क्राफ्ट डेवलप किया था, इंस्क्रिप्शन वगैरह डेवलप किए थे काफ़ी ज़्यादा, और लगभग पूरे के पूरे इंडिया को इन्होंने ले लिया था अपने कब्जे में, चोल चेर पानी को छोड़ के। उसके बाद में जो था लेफ्ट वॉर आफ्टर कलिंगा, कलिंगा ये रही जगह, यहाँ पे लोग लड़ने आए थे। जब लड़ने आए तो ऐसा हुआ कि पहले वहाँ के सारे वॉरियर्स मर गए, उसके बाद में वहाँ के जो युवा थे वो ही मर गए, पूरी यूथ खत्म हो गई। फिर वहाँ के बच्चे और महिला आ गए अपने हथियार लेके, हम अपनी मातृभूमि के लिए लड़ेंगे, तो वहाँ पे जाके जो अशोका का कहा जाता है कि दिल पिघल गया। हालांकि उन्होंने कलिंग कभी वापस नहीं किया, लेकिन उन्होंने फिर कभी युद्ध भी नहीं लड़ा, और ये कहा कि मैं धम्म को प्रसारित करूंगा। धम्म का जो कोर है, जो उसकी सेंट्रल लाइन है, वो ली गई है बुद्ध धर्म से, वहाँ पर कुछ उन्होंने अपनी बातें और मिलाई हैं, उसको मिला के बनता है धम्म। और ये कोई रिलीजियस नहीं है, कोई रिलीजियस सेक्ट नहीं है ये धम्म, लेकिन है ये जो कोर वहाँ का कह सकते हैं बुद्धिज्म का है, जो कि अशोका ने अपने लिए फैलाया था कि जनता को कैसा होना चाहिए, उनका राय है उनकी जनता को कैसा चाहता है। ठीक है, एक तरह से आप सोच सकते हैं आज के सिनेरियो में फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, वो एक तरह से कह सकते हैं धम्म था। तो धम्म महामत इन्होंने सेटअप किए थे, जो कि देखेंगे कि धम्म को किस तरह से प्रसारित किया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने जो था कि बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, और लुम्बिनी गार्डन जो नेपाल में, उसको देखने के लिए भी गए थे। अपनी डॉटर को, अपने बेटे को उन्होंने भेजा था वही ट्री के साथ में श्रीलंका, और भी कई जगह इन्होंने जो अपने ऑफिशियल से उनको भेजा था इजिप्ट वगैरह में, जहाँ पे इन्होंने कहा था कि आप जाएं और अपने धर्म को फैलाएं। काफ़ी सारे देशों में इन्होंने धर्म को, बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए कहा था। अब अशोका के कुछ एडिक्ट्स लगवाए थे उन्होंने, तो उसको या देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए 13 पिलर एडिक्ट लगवाए थे, और 16 की रॉक लगवाए थे, रॉक वाले ये रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पिलर वालों की। तो पिलर पर देखिए सबसे ऊपर एक जानवर लगवाते थे, एक हो सकते थे जानवर, या 4 हो सकते थे, या 3 हो सकते थे, ऐसे करके करवाते थे। और शेर वगैरह भी जो थे वो अलग अलग तरह के होते थे, ये नहीं कि सारे के सारे सेम हो, अलग अलग तरह के होते थे। एक ऐसा पिलर होता था, ठीक है। तो ये जो है ये वैशाली का है, और ये है सारनाथ का, जो आपका नेशनल एम्बलम है। ये सारनाथ में है अभी इस समय, देख सकते हैं 1 2 3 शेर ये रहे, और एक इसके पीछे है, 4 शेर हैं। और ये है जो आपका अशोक चक्र है, जिसको आप अशोक के नाम पे ही है, ये भी अशोक चक्र, ठीक है। और ये है लौरिया अराराज का एक वो है इंस्क्रिप्शन, आप इस पर देख सकते हैं। ये जो लिखी हुई है लाइन्स, इनको आप आसानी से, बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। आज भी अगर किसी को मगधी आती होगी तो वो बड़ी आसानी से इन सबको पढ़ सकता है, ठीक है, बड़ी आसानी से इनको पढ़ाया जा सकता है, किसी को मगधी आती होगी तो। हालांकि इतने साल हो चुके हैं। और अशोक को मान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सोचा है इस चीज़ को कि देखो अगर हम कोई चीज़ पत्थर पर लिखवा दें तो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको कि अगर आप पत्थर पे कोई चीज़ लिखते हैं तो लिखना नहीं होता, उसको उकेरना होता है। वो उकेरी हुई चीज़ काफ़ी सालों तक रहेगी, ठीक है, जब तक वो भर नहीं जाएगी जगह। अब बात करते हैं रॉक्स की। तो देखिए आप देख सकते हैं इसमें भी इन्होंने हाथी निकलवाया कार्विंग से, शायद जानवरों से सबसे प्यार रहा हुआ इन्हें। और देखिए ये बुद्ध को जितनी इज्जत देते थे, कार्विंग के द्वारा सब कुछ किया है गुफा में। और ये है एक गुफा पे जो कि उन्होंने अपने वो इंस्क्रिप्शन लिखाए हैं। ये है मैप, जो सारा का सारा यहाँ पे वो कहाँ पे क्या क्या है वो दिखाया गया है। ये है सब गुफाएं जो स्क्वायर हैं, और जो ट्राइंगल हैं वो ब्लैक के, और सारा जो ब्लैक कलर है वो पिलर है, ठीक है। अब चलते हैं आगे और थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन की। तो मेजर सिटीज़ थी, कुछ 3 सिटी इन्होंने सेटअप की थी, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर है तो 3 सिटी होना लाजमी है। एक सिटी थी यहाँ पे तक्षशिला, ठीक है, यहाँ पे तक्षशिला, और तक्षशिला के बाद में एक थी यहाँ पे पाटलिपुत्र, और एक थी यहाँ पे उज्जैन, ठीक है। तो ये 3 सिटीज़, एक मध्य प्रदेश में, एक बिहार में, और एक आज के पाकिस्तान में। ये तीनों ही चीज़ें जो है, एक यहाँ नॉर्थ वेस्ट के लिए, एक पूरे सेंट्रल इंडिया के लिए, और एक सदर्न इंडिया के लिए उन्होंने 3 सिटीज़ को सेटअप किया था। ये 3 सिटीज़ मेजर सिटीज़ कही जाती हैं उस जमाने की। और सोसाइटी जो थी वो 7 क्लास में डिवाइडेड थी, ऐसा काय मेगस्थनीज ने। जो महिलाएं थी उनको काफ़ी अच्छी ज़्यादा इज्जत दी जाती थी, और इवन बॉडीगार्ड्स भी थी वो महाराज की, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था। आप देख सकते हैं टोपोग्राफी अलग है इंडिया की, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग उन्होंने जैसे गवर्नर्स नियुक्त किए थे, वो भी जो प्रिंस होते थे उनको गवर्नर नियुक्त कर दिया था। मिनिस्टर्स थे काफ़ी ज़्यादा, स्पाइस सिस्टम को डेवलप किया था, टैक्स ऑफिशियल बनाए थे, और पंच्ड मार्क कॉइन्स चलाए थे उन्होंने।
ये ठीक है, देखिए कितना सुंदर, आधा आधा सिक्का है ये, आधा और है इसका, लेकिन ये देखिए आप आधा ही कितना सुंदर लग रहा है। और सेंट अथॉरिटी जो थे, लेकिन वो अशोका ही थे, कि सारे के सारे गवर्नर उन्हीं को रिपोर्ट करेंगे और वही अंतिम फैसला लेंगे। टैक्स रेट उन्होंने वेरिंग रखी थी, क्योंकि आप देख सकते हैं अलग अलग टोपोग्राफी है, ये रेगिस्तान है, ये एल्यूवियल से भरा इलाका है, जैसा आज का हम भारत देखते हैं, एक तरह से पूरा का पूरा भारत था इनकी जद में। तो इसीलिए इन्होंने अलग तरह के टैक्स रेट रखे थे, इसमें 1/4 से 1/6 तक टैक्स रेट थी। टोपोग्राफी क्योंकि अलग है इंडिया की सी वजह से। ट्रेड की बात करें तो ट्रेड किस किस चीज़ का होता था, गोल्ड का होता था, प्रेशियस मेटल्स, स्टोन्स और ब्लैंकेट का, इन सभी का होता था। अच्छी खासी तरह से डेवलप किया गया था ट्रेड, और सिक्योर रोड्स थी जहाँ पे किसी को भी ट्रेड करने में कोई दिक्कत ना हो, कोई लूटपाट ना हो। लास्ट मौर्य एम्पायर हमारे बदरत थे, क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, तो हो सकता है कि जो काबिल ना हो राजा, उसमें ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। दूसरी चीज़ ये थी कि इनसे ब्राह्मण्स काफ़ी ज़्यादा नाराज थे, और ये पुष्यमित्र शुंग थे, ये भी एक ब्राह्मण थे, तो इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। और फिर उसके बाद में 182 में ही 182 बीसी में इन्होंने अपनी जो शुंगा डायनेस्टी थी उसको डेवलप किया था। उसके बारे में पढ़ेंगे अगली वाली वीडियो में। उसके पहले मैं एक ये आपको फैक्ट बता दूं, 400 बीसी में क्या हुआ था कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है उसका काम शुरू हो गया था। देखिए जब अशोक ने यहाँ इंडिया में पत्थरों में सोचना शुरू किया, तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा दुनिया में ज़्यादा चीज़ें वो कंटेम्प्रेरी रहती हैं, चाहे वो कोई कुछ भी रहा हो। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, और थैंक यू वेरी मच अंत तक पूरी देखने के लिए। अब आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दें इसको, ताकि जैसे मैं अगली वीडियो डालूँ आप उसको तुरंत आपको मिल जाए। और ये हैं कुछ आपके टेस्ट हैं, और भी कुछ जैसे मैं डालता हूँ करंट अफेयर्स वगैरह के लिए, वो सब चीज़ें हैं। और ये है आपका जो मेन कोर्स मैं करा रहा हूँ, पूरा कोर्स कराऊंगा, आपको चिंता नहीं करनी। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।